सभी का डाउटनेट पर क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। बेटा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है विकास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जीवन की उत्पत्ति, है ना। और मैं अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए सारे लेक्चर्स की पुरानी जो भी चीजें मैंने लिखी थी मैं एक बार वापस से स्टार्टिंग से लेकर आया हूं, ताकि वो सारी चीजें रिपीट हो जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आज इसे हम खत्म करने वाले हैं। किसको? जो मैंने आपको बताया था कि विकास चैप्टर जो है इसके 4 भाग है, जिसमें पहला भाग जो है वो है जीवन की उत्पत्ति, जिसे आज हम समाप्त करेंगे। हमारा रह रहा था टॉपिक कौन सा? जैविक विकास, जो 4 चरण थे जिसमें अभी पूरे नहीं हुए हैं वो रह रहा था, उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, सो आइए देखिए बेटा, हम लोगों ने बोला था कि 3 चरणों में विकास हुआ है। सबसे पहला हुआ है बेटा कौन सा? रासायनिक विकास। मैं सारी की सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों को रिपीट नहीं करेंगे तो वो दिमाग से निकलती जाएंगी निकलती जाएंगी निकलती जाएंगी, जितनी बार रिपीट करोगे घुसती जाएंगी घुसती जाएंगी। ठीक है, सो रासायनिक विकास हुआ सबसे पहले, फिर जैविक विकास हुआ, फिर हुआ कार्बनिक विकास। ठीक है, रासायनिक विकास हमने सबसे पहले पढ़ा था। रासायनिक विकास, अच्छा ये रासायनिक विकास के बारे में किसने बताया था? ओपेरेन और हेल्डेन ने अपनी सिद्धांत में बताया था, जिसको हमने आधुनिक सिद्धांत बोला था विकास का, या रासायनिक सिद्धांत बोला था किसका? विकास का, या जिसको हमने प्राकृतिक सिद्धांत भी बोला था, या जिसको हमने ओपेरेन हेल्डेन का सिद्धांत भी बोला था, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में इस विकास को बताया था। और क्या बताया था? कि ए बायोजेनेसिस हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? निर्जीव कार्बनिक पदार्थों से सजीवों का निर्माण हुआ है, ये बताया था। सो रासायनिक विकास जो था, ये केमिकल इवोल्यूशन जो था, ये 5 चरणों में हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? परमाणु अवस्था। सर अब तो बिल्कुल मतलब दिमाग में फिक्स्ड हो गया है ना। परमाणु अवस्था में क्या था कि प्राचीन पृथ्वी पर परमाणु मिल रहे थे ये सारे, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन था? हाइड्रोजन था। ओके सर, इसके बाद और कौन सी अवस्था आई थी? आणविक अवस्था, जिसमें अणु तो बने ही थे, साथ ही साथ ये अणु जो थे ये कहीं ना कहीं परमाणुओं के साथ रिएक्ट करके यौगिक भी बनाए थे इसी अवस्था में। और जो यौगिक बने थे वो कार्बनिक नहीं बने थे, क्या बने थे? अकार्बनिक बने थे। अकार्बनिक का मतलब जिसमें अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं थी। क्या बना था सबसे पहला प्रथम अकार्बनिक यौगिक, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना था? वाटर और अमोनिया। डन। इसके बाद कौन सी अवस्था आई थी? सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बने थे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से बने थे बेटा? हमने बोला जल जो बन चुका था वो कार्बाइड नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले बनाया था मीथेन, यानी प्रथम कार्बनिक यौगिक जो बना था मीथेन, दूसरा बना था हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये जल जो था, ये पृथ्वी का तापमान ज्यादा था, जल जो है भाप बनकर ऊपर गया, बादल बनाए, बारिश आई, बारिश नीचे टपक रही है, और अपने साथ जितनी भी सारी चीजें थी ये सारी चीजें जो है इनको लेकर किसका निर्माण कर दिया था? प्राचीन समुद्रों का निर्माण किया था, यानी प्राचीन समुद्रों में ये सारी चीजें थी। अब ये सारी चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी, आपस में क्रिया करेंगी। क्रिया करने के लिए क्या चाहिए थी? ऊर्जा चाहिए थी। और वो ऊर्जा कहां से मिल रही थी? ऊर्जा के स्रोत थे पराबैंगनी किरणें, कॉस्मिक किरणें, ज्वालामुखी का फटना, और जो बिजली कड़क रही थी उनसे क्या मिल रही थी? ऊष्मा निकल रही थी, हीट निकल रही थी। उसका कुछ भाग ऊर्जा के रूप में यूज में लिया जा रहा था इन सब के द्वारा, और ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे पानी के अंदर। और किसका निर्माण किया? सरल कार्बनिक यौगिक का, जैसे अमीनो अम्ल का, पेंटोज, हेक्सोज, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन, पिरिमिडीन, वसी अम्ल, ये सारी चीजें क्या बन गई थी? सरल कार्बनिक पदार्थ बन गए थे। अब ये सरल कार्बनिक पदार्थ भी किसमें है? जल में है। अब सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर क्या बना देंगे? सर जटिल कार्बनिक पदार्थ बना देंगे। जैसे अमीनो एसिड ने मिलकर क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। और मोनोसेक्राइड ने मिलकर क्या बना दिया? पॉलीसेक्राइड बना दिया। वसी अम्ल, ग्लिसरॉल ने मिलकर क्या बनाया? लिपिड बनाया। उसी तरीके से नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट, शर्करा मिलकर न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड ने क्या बना दिया था? न्यूक्लिक अम्ल बना दिया था। ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो बना था ये कौन था? आरएनए था। पता है ना, सबसे पहला न्यूक्लिक अम्ल कौन सा बना था? आरएनए बना था। क्यों सर? कैसे प्रूफ किया गया कि आरएनए बना था? आप याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। किसने ये प्रूफ करके बताया था कि प्रथम न्यूक्लिक अम्ल कौन था? आरएनए था। हमारे ही भारतीय वैज्ञानिक कौन? हरगोविंद खुराना ने। कैसे? उन्होंने बोला कि भैया कि प्रथम जो जीवन जो था वो कोशिकीय नहीं था, कोशिका नहीं थी, लेकिन उसमें जीवन के लक्षण थे। तो प्रथम जीवन जो था वो कोशिकीय नहीं था। और डीएनए और आरएनए की जब हम बात करते हैं तो डीएनए विदाउट कोशिका, बिना कोशिका के यानी कोशिका से बाहर संश्लेषित नहीं हो पाता, आरएनए हो जाता है। इस हिसाब से ये तय हुआ कि पहला आनुवांशिक पदार्थ जो था वो आरएनए था, जो प्रतिकृति नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ, अणु, ये सब कुछ किसमें मिल रहे हैं? प्राचीन समुद्रों में मिल रहे थे, जिसको हेल्डेन ने, याद रखना क्या बोला था? प्रीबायोटिक सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, पूर्वजीवीय तरल बोला था।
डन। अब मैंने ये भी बताया था कि भैया प्रथम जीवन का जो रूप जो था, संरचना जो थी, जो भी संरचना बनेगी उसमें आनुवांशिक पदार्थ तो आरएनए, ये तो तय हो गया, लेकिन उसमें प्रतिकृति की क्षमता नहीं थी। क्यों नहीं थी ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आया था कौन सा, जैविक विकास। जैविक विकास जो था उसके 4 चरण थे। सबसे पहला चरण था प्रोटोबायंट्स की उत्पत्ति। मैंने सीधा सीधा बोला कि जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ पानी के अंदर मिल रहे थे, पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ मिल रहे थे, वो सारे के सारे मिलकर कोलोइडल बूंदों का निर्माण किए थे। किसका, ये जो मिल रहे थे इनको हमने बोला था प्रोटोबायंट्स, और ये प्रोटोबायंट्स जो थे ये कोलोइडल ड्रॉप्स थी, कोलोइडल ड्रॉप्स थी। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। लेकिन ये जो कोलोइडल ड्रॉप्स जो थी, ये जो बूंदे जो थी, जिनको हमने प्रोटोबायंट बोला, और साथ साथ कई वैज्ञानिकों ने इन प्रोटोबायंट्स को, ध्यान से सुनना, कई वैज्ञानिकों ने इन प्रोटोबायंट्स को अपनी प्रयोगशाला में भी निर्मित किया था। जैसे ओपेरिन ने इनको बोला था कोजरवेट, फॉक्स ने इनको बोला माइक्रोस्फेयर, डीमर ने इनको बोला क्या, पुट्टिका, ये नाम दिए थे। ठीक है, अब ये जो प्रोटोबायंट्स थे, इसके बाद अगली अवस्था कौन सी आई थी, इयोबायंट्स, और साथ साथ प्रोटोसेल। अब ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दोस्त, क्या बोला था कि भैया प्रोटोबायंट्स में ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं। कौन, प्रोटीन भी है, पॉलीसेक्राइड भी है, लिपिड भी है, न्यूक्लिक अम्ल भी है। ठीक है, मैंने बताया था कि 2 शब्द हैं अंग्रेजी के, एक है प्रोग्रेस करना और एक है रेट्रोग्रेस करना, यानी एक बढ़त लेना और एक पिछड़ जाना। सरल से जटिलता की तरफ हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस हो रही है, और जटिलता से जब हम सरलता की तरफ जा रहे हैं तो हम बोलते हैं पिछड़ापन आ रहा है, रेट्रोग्रेशन हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला ये जो प्रोटोबायंट्स थे इसमें 4 प्रकार के कार्बनिक पदार्थ थे, लेकिन इन 4 प्रकार के कार्बनिक पदार्थ में जो न्यूक्लिक अम्ल जो था ना, इसमें न्यूक्लिक अम्ल कौन था, आरएनए था। ये हमें पता लग चुका है। किससे पता लग चुका है भैया, हरगोविंद खुराना ने ये बता दिया कि डीएनए जो है वो कोशिका के बाहर संश्लेषित नहीं हो सकता है, और यहाँ पर जो जीवन जो है उसमें अभी कोशिका तो बनी नहीं है। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं सबसे पहला जो आनुवांशिक पदार्थ रहा होगा वो कौन रहा है, आरएनए, क्योंकि ये बिना कोशिका के भी संश्लेषित हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि न्यूक्लिक अम्ल आरएनए तो बन चुका है, लेकिन उस आरएनए में प्रतिकृति की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी बदलाव नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि बदलाव तब आएंगे जब ये प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, है ना। इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे ये दोनों, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा, तो इनको हटाया, और जब आपने जटिल से सरल बनाया तो ऐसा विकास क्या कहला रहा था, रेट्रोग्रेसिव कहला रहा था। चल, ये दोनों हट गए थे। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो था, आरएनए जो था, इसके अंदर क्या लानी है, प्रतिकृति की क्षमता लानी है, यानी परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कैसा आया होगा कि कहीं ना कहीं एक न्यूक्लिक अम्ल जो आरएनए, कुछ इस तरीके से बदलाव आया कि खुद आरएनए जो है वो एक एंजाइम की तरह कार्य करने लग गया। खुद आरएनए जो है एंजाइम की तरह कार्य करने लग गया, और वो जो आरएनए जो था उसको नाम दिया गया था राइबोजाइम। एक ऐसा आरएनए जो एंजाइमेटिक गतिविधियां दर्शा रहा था। ठीक है, मैंने इस तरीके से बोला था कि भैया ये एक आरएनए है, ये आरएनए है, इस आरएनए के अंदर परिवर्तन आया, एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है, और दूसरे आरएनए के लिए क्या करा रहा है, प्रतिकृति करा रहा है। ये मैंने आपको बताया था, ये जॉग, थॉमस कीच और ऑल्टमैन ने बताया था। ठीक है, सो फाइनली हमारा जो संरचना बनी थी इयोबायोंट, जो एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, याद रखना ये जो इयोबायोंट जो थी एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना थी, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए था, जिसमें प्रतिकृति की क्षमता आ गई है और प्रोटीन मिल रहा है। अब मैंने आपको बताया था प्रतिकृति जब आ जाएगी किसमें, आनुवांशिक पदार्थ में, तो ये जीवन का संकेत होगा। तो जीवन का संकेत किसको बोला जाएगा, इस इयोबायोंट को, किसको बेटा, ये जो इयोबायोंट जो है, जो एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीवन का प्रथम संकेत बोलेंगे। जो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए से बना हुआ है, जो प्रतिकृति कर सकता है, प्लस प्रोटीन से बना हुआ है, जो लगभग 4 बिलियन वर्ष, 3.9 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व बन चुका था। ठीक है, अब ये जो इयोबायोंट जो था ये न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना थी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इयोबायोंट के बाद में क्या बना था बेटा जी, आपका प्रोटोसेल बनी थी। कैसे बनी थी, हमने बोला कि भैया आरएनए है। कई बच्चे बोलेंगे सर डबल द्विरज्जु की आरएनए है क्या, नहीं, समझ, ये एक आरएनए है, इसने प्रतिकृति करी और कहीं ना कहीं 2 कॉपी बन गई किसकी, आरएनए की। तो ये यहाँ पर मैंने प्रतिकृति दिखा रखी है। ठीक है, साथ साथ क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना थी इयोबायोंट। अब इसमें परिवर्तन कुछ ऐसा आया, अब हमें वापस से प्रोग्रेस करनी थी, है ना, कि कहीं ना कहीं हमने इसके ऊपर चारों तरफ एक लिपिड की स्तर बना दी है, जिसको हमने बोला प्रोटोसेल। अब ये जो प्रोटोसेल जो है ये कहीं ना कहीं कोशिका तो नहीं है, लेकिन कोशिका का एक रूप तैयार हुआ है। जैसे कोशिका में बाहर एक आवरण मिलता है, फिर अंदर द्रव्य मिलता है, तो इसके अंदर द्रव्य मिल रहा था, इसके अंदर आवरण मिल रहा था, यानी कोशिका जैसी संरचना बनने के लिए तैयार हो रही है। इसको हमने बोला था एक अकोशिकीय संरचना, जिसको हमने बोला जीवन का प्रथम रूप तैयार हो चुका है, जो 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 300 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यानी
यानी प्रोटोसेल से, या मैं बोलूंगा इयोबायोन्ट से प्रोटोसेल का बनना, इयोबायोन्ट से प्रोटोसेल का बनना जो था वो क्या था, लगभग लगभग आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जीवन का प्रथम संकेत से जीवन का प्रथम रूप बनना था। ठीक है, अब ये थी प्रोटोसेल। अब प्रोटोसेल से हमें वास्तविक सेल बनानी है ना। हाँ सर, ये पूर्ण कोशिका तो नहीं है, लेकिन हमें अब कोशिका बनानी है, तो इसमें परिवर्तन आएंगे। क्या परिवर्तन आएंगे भैया? ये जो लिपिड की जो झिल्ली जो थी, इसमें अगर मैं प्रोटीन ऐड कर दूं तो कहीं ना कहीं कोशिका झिल्ली बन जाएगी। फिर ये कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति बना देगी, अंदर जल को अवशोषित कर लेंगे, एक द्रव्य बन जाएगा। अंदर आरएनए है, आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं। आप जानते हैं राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। तो आरएनए प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बना रहे हैं, यानी एक कोशिका का निर्माण हुआ है। अब ये कार्य एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, एक महीने का नहीं है, एक साल का नहीं है, 100 साल का नहीं है, 1000 साल का नहीं है, 10,000 साल का नहीं है, 1,00,000 साल का नहीं है, 10 लाख साल का नहीं है, 1 करोड़ साल का नहीं है, ये पूरे 100 करोड़ साल लगे थे। यानी प्रोटोसेल 3 बिलियन वर्ष पूर्व बनी थी। तो सबसे पहली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी, जो कोशिका का जो प्रथम रूप जो था प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो 2 बिलियन वर्ष पूर्व बनी थी। यानी लगभग 100 करोड़ साल लगे थे, 100 करोड़ साल लगे थे प्रोटोसेल से प्रथम कोशिकीय रूप यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका बनने में। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां तक हम लोग पूरी चीजें पढ़ चुके हैं। आई होप आपको पूरा रिवीजन समझ में आ गया होगा, पूरी रिवाइज करा दी है बेटा मैंने आपको, जो अभी तक हम लोगों ने इस विकास चैप्टर का जो पहला भाग है, जिसको हमने बोला है क्या, जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, अब वापस से आते हैं। वापस से आने पर मतलब यहां तक जो हमने पढ़ा था, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक बिंदु जो मेरे से छूट गया था वो मैं बताना चाहता हूं। एक बिंदु, क्या बिंदु छूट गया था? ये जो इयोबायोन्ट जो हमने बनाया ना, इयोबायोन्ट कहां है? हाँ, इयोबायोन्ट। क्या ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है? क्या इयोबायोन्ट जो है ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है? यस। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश पूरी करूंगा आपको। देखिए, हमने बोला इयोबायोन्ट इयोबायोन्ट जो क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब जो 2 चीजों से बनी हुई है, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। ठीक है बेटा, इन 2 चीजों से बनी हुई है ये। ठीक है, 2 चीजों से बनी हुई है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनी हुई है न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना, जिसको हमने बोला इयोबायोन्ट। ओके सर, ये हम जानते हैं, हमें आपने बता दिया है। मैंने कहा ठीक है, अब इस वर्ड पर फोकस करिए, इस वर्ड पर फोकस कर। क्या ऐसा वर्ड कहीं पहले कभी सुना है? ऐसा न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना, ऐसा वर्ड पिछले कुछ महीनों में या पहले कभी आया है? ऐसा वर्ड सोचो, दिमाग लगाओ, आया है? हाँ, कहां आया था? सोचो। एक चैप्टर था जिसका नाम था जीव जगत का वर्गीकरण। उस चैप्टर में लास्ट में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था वायरस, विषाणु। याद आ रहा है? क्या आपने, याद करो, वायरस किससे बना हुआ था? सर वायरस भी 2 चीजों से बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। वायरस को भी हम यही शब्द देते हैं, वायरस के लिए भी हम यही वर्ड यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं? सर न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना। वायरस के लिए भी यही वर्ड यूज में आता है, क्या? न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना। यानी इयोबायोन्ट जो बना था, जिसको हम जीवन का प्रथम रूप बोले थे, नहीं,
जीवन का प्रथम संकेत बोले थे, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये भी मैं साथ साथ लिख देता हूं। जीवन का प्रथम संकेत को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे पहले साइन जो है यानी संकेत जो है यानी इंफॉर्मेशन जो है हमें मिली किसमें? ईओबायोंट में। कैसे? उसका न्यूक्लिक अम्ल क्या कर रहा था? प्रतिकृति कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिकृति कर रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट साइन जो था लाइफ का वो हमें ईओबायोंट में मिला, जो एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है। डन। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ को, ये जो था फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। जीवन का फर्स्ट प्रथम रूप जो था इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, सो आइए उस पे हम आते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो ये कि भैया ईओबायोंट जो न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, ऐसी ही संरचना तो वायरस भी तो होती है। हाँ भाई, वायरस भी तो न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, यानी ये जो ईओबायोंट जो था ये किसके जैसी संरचना था? ये क्या था? एक तरीके का क्या था ये? सर एक प्रकार का वायरस था, लेकिन ये पूर्ण वायरस नहीं था। क्यों सर? क्योंकि वायरस जो होता है वो गुणन करता है। वायरस जो होता है वो क्या करता है? गुणन करता है। कि मान लो ये वायरस है, वायरस में यही तो होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। हाँ सर, वायरस में क्या होता है? सर न्यूक्लिक अम्ल होता है। मैंने कहा यस, वायरस में न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, और प्रोटीन का आवरण होता है। सेम टू सेम ईओबायोंट भी तो यही था, है ना। वायरस जो होता है वो गुणन करता है, लेकिन ईओबायोंट गुणन नहीं कर रहा था। ईओबायोंट जो था वो गुणन नहीं करता। अब पता है, थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कई बुक्स में प्रॉपरली समझाया, अच्छी बुक्स में भी प्रॉपरली समझाया नहीं तो बहुत अच्छी फॉरेन ऑथर की जो बुक होती है ना, फॉरेन ऑथर यानी विदेशी जो लेखक जो होते हैं उनकी जो बुक्स होती है, जब हम उसको पढ़ते हैं तब चीजें डिटेल में अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तब ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने को मिलेगी फॉरेन ऑथर्स की। गाइटन पढ़ने को मिलेगी, लेनिंजर पढ़ने को मिलेगी, ये सारी आपके मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने को मिलती है। हमने भी पढ़ी थी। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ईओबायोंट जो है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है। जी हाँ, और वायरस जो है वो भी न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, यानी ईओबायोंट एक वायरस है। मैं बोलूंगा वायरस तो नहीं, वायरस के जैसा एक संरचना है। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? यस। क्या? वायरस जो है वो गुणन करते हैं, वायरस जो है वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से गुणन करते हैं। लेकिन ईओबायोंट जो है अभी गुणन नहीं कर रहा था। ईओबायोंट गुणन नहीं कर रहा था। देखिए ये वायरस है मान ले, तो वायरस क्या कर रहा है? सर वायरस जो है गुणन कर रहा है। ठीक है, वायरस क्या कर रहा है? गुणन कर रहा है। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ईओबायोंट जो है ना, इधर देखना, ईओबायोंट ये गुणन नहीं कर रहा था, तो क्या कर रहा था? अब इधर देखना, फील करना। मान लेना ये समुद्र है, ये समुद्र है और इस समुद्र के अंदर ईओबायोंट है। सेम वही, ईओबायोंट में भी बाहर प्रोटीन का आवरण है और अंदर कौन है? न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, ये ईओबायोंट का एक छोटा सा टुकड़ा अगर यहां से टूट गया, ये छोटा सा टुकड़ा अगर टूट गया, अलग हो गया, इससे अलग हो गया, इस ईओबायोंट से इतना सा भाग अगर अलग हो गया, तो ये दूसरे ईओबायोंट के साथ में जाकर फ्यूज्ड हो रहा था। दिख रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? फील कर पा रहा है क्या? तसल्ली से सुनना, फिर से सुनना। देख,
ईओबायोंट भी न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना? जी हाँ। वायरस भी न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना? जी हाँ। वायरस गुणन करता है 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से। ईओबायोंट गुणन तो नहीं कर रहा था, लेकिन एक फीचर दिखा रहा था। क्या फीचर दिखा रहा था? कि ईओबायोंट अगर टूट जाता है, उसका कुछ भाग अलग हो जाता है, इस ईओबायोंट का इतना सा भाग अगर अलग हो गया और ये दूसरे ईओबायोंट के पास पहुंच गया, तो उससे फ्यूज्ड हो रहा है, उससे जुड़ रहा है। ये चीज दिखा रहा था कौन? ईओबायोंट। तो गुणन तो नहीं कर रहा था, गुणन तो नहीं कर रहा था कि 1 से 2 हो गया, है ना, लेकिन हाँ एक ऐसा लक्षण दिखा रहा था जिसमें ईओबायोंट का एक टुकड़ा अगर अलग हो जाता है तो दूसरे ईओबायोंट से फ्यूज्ड हो रहा था, जुड़ जा रहा था। समझ में आया? तो ये डिफरेंस था किसके बीच में? ईओबायोंट और वायरस के बीच में। बाकी वायरस के जैसी संरचना है कौन? ईओबायोंट। क्यों? क्योंकि वायरस भी एक न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना है और ईओबायोंट भी एक न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना है। आया समझ में? अब देखता हूं शायद मैं ये चीज लेकर अगर आया हूं आपके पास में इस मुख्य बिंदुओं में, तो अच्छी बात है। हाँ, लेकर आया हूं। ये देखिए, मैं कुछ गोल्डन की पॉइंट्स लाया था, देखो क्या लिखा हुआ। ईओबायोंट से कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन के टुकड़े, ईओबायोंट जो था उसके कुछ टुकड़े अलग हो गए, जल में स्वतंत्र होकर अक्रिय हो जाते हैं। जल में स्वतंत्र हो गए और अक्रिय हो गए, यानी काम नहीं कर रहे थे। तथा जब वे टुकड़े किसी अन्य ईओबायोंट में प्रवेश करते हैं तो पुनः सक्रिय हो जाते। समझा? यही चीज थी कि एक ईओबायोंट है, हाँ, इसका कुछ टुकड़ा अलग हो गया, अब ये काम तो नहीं कर रहा, लेकिन ये किसी दूसरे ईओबायोंट के जब संपर्क में आएगा तो उसमें फ्यूज हो रहा है, हो गया। अब ये जो लक्षण जो है, ये लक्षण गुणन तो नहीं है, लेकिन ऐसा लक्षण वायरस के जैसा। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कैसे सर? मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ, वायरस जब शरीर से बाहर आता है सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है? निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जब शरीर में जाता है तो सक्रिय हो जाता है। हाँ, क्या ऐसा लक्षण वायरस का होता है? क्या ऐसा लक्षण वायरस, देखो यहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार वायरस के समान संरचनाओं का निर्माण हुआ। किसके समान? वायरस के समान संरचनाओं का क्या हुआ है? निर्माण। समान संरचना का। वायरस गुणन करता है, ये गुणन नहीं कर रहे थे, लेकिन एक करेक्टर वायरस का दिखा रहे थे। क्या? ईओबायोंट। क्या? कि मान लो ईओबायोंट का टुकड़ा अलग हो गया तो निष्क्रिय, दूसरे ईओबायोंट से जुड़ा, सक्रिय। वायरस शरीर से बाहर आया, निष्क्रिय, शरीर में गया, सक्रिय। लक्षण कुछ समान है, हाँ, लेकिन वायरस गुणन करता है, ये गुणन नहीं कर रहे थे। ये थोड़ा सा डिफरेंस था। आई बात समझ में? आपको मैंने रेट्रोग्रेसिव विकास बोला था। रेट्रोग्रेसिव विकास को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिगामी विकास बोलते हैं। ये भी वर्ड याद रखना। चलिए आ जाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी बेटा यहां पर। किसके बारे में? ये जो हमारा जो न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना थी, जिसको हमने बोला था, कहां गया कहां गया कहां गया, कहीं लिखा तो था मैंने अभी, एक सेकंड, ये रहा। वापस से बताओ, फिर चाहते हो बताओ, वापस से सुनो। देख, वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना होती है, फील कर, कनेक्ट कर। देख, वायरस जो होती है वो ये संरचना है, ठीक है। अब ये वायरस, ये मान लो ये वायरस है, ये मेरे शरीर से बाहर है तो काम करेगा, हम पढ़ चुके हैं। नहीं करता ना, निष्क्रिय होता है। लेकिन ये वायरस जब शरीर के अंदर जाता है तो सक्रिय हो जाता है। डन 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 डन, ओके। क्या करता है? गुणन करता है, शरीर के अंदर जाकर गुणन करता है। अब इधर देखो, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना, ईओबायोंट भी एक न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना है, ओके। अब ईओबायोंट गुणन तो नहीं कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन एक वायरस का एक करैक्टर दिखा रहे थे, वायरस का एक लक्षण दिखा रहे थे। उसके जैसी संरचना तो थी। ईओबायोंट और वायरस सेम न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना है, लेकिन ईओबायोंट गुणन तो नहीं कर रहे। एक लक्षण ऐसा लग रहा है कि वायरस के जैसा दिखा रहे थे। कौन? ईओबायोंट। क्या 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 सर? कौन सा? क्या मैंने बोला? ये ईओबायोंट है, हाँ। इसका कुछ टुकड़ा इससे अलग हो गया, अलग हो गया। जब ये अलग हो गया टुकड़ा, तो ये निष्क्रिय हो गया।
अक्रिय, निष्क्रिय हो गया, काम नहीं कर रहा। और अगर ये किसी दूसरे ईओ बायोंट के संपर्क में आ गया तो इससे फ्यूज्ड हो गया और काम करने लग गया। अब इसको सोच, ये वायरस है, वायरस शरीर से बाहर आया, ये वायरस है, ये वायरस शरीर से बाहर आया, काम करना बंद कर दिया, शरीर में गया, काम करना स्टार्ट कर दिया। लग रहा है ना कुछ ऐसा मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली वायरस के जैसा, कुछ मिलता जुलता लक्षण दिखाई दे रहा है। हाँ, डन। दोनों सेम संरचना है, याद रखना, वर्ड पूछा जाएगा। वायरस के समान संरचना कौन है? न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना, ईओ बायोंट। चलो, यहां तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने बात करी भैया ये जो हमारा जैविक विकास जो होता है बेटा, इस जैविक विकास के टोटल 4 चरण थे, जिसमें सबसे पहला चरण हमने प्रोटोबायोन्ट्स बना दिया, दूसरा चरण हमने ईओबायोन्ट और प्रोटोसेल बना दी है, तीसरा चरण जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका बना दी है। चले आगे। अब इसके बाद चौथा चरण आएगा? नहीं, अभी तीसरा चरण कंप्लीट कहां हुआ है। अब इधर देखिए, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका बन चुकी थी। ओके सर, कहां पर है प्रोकैरियोटिक कोशिका? सर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये समुद्रों में है। मैंने कहा ठीक है, आइए मान लेते हैं ये हमारे समुद्र है। जस्ट इमेजिन ये हमारा समुद्र है और इसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बन चुकी है। कौन बन चुकी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका बन चुकी है। ऐसी बहुत सारी, जस्ट एक समझाने के लिए। सुनना समझना। अब आप मुझे बताएं, आपके हिसाब से इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या करना चाहिए? विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? सोचो। अरे बांगड़ू सोच, अगर ये विभाजन नहीं करेगी, अगली संतति नहीं लाएगी तो विकास बंद नहीं हो जाएगा है? तो क्या करना चाहिए? सर इसको विभाजन करना चाहिए। मैंने कहा जी हाँ। और विभाजन करने के लिए क्या चाहिए होती है? सर एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी कोशिका अगर विभाजन करती है, 1 से 2 बनती है, तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी किससे मिलती है? सर भोजन से मिलती है। सिंपल लॉजिकल बात करते हैं भाई। देख, मैंने बोला तुम्हारे अंदर कोशिका, यस। तुम्हारे अंदर कोशिका विभाजन करती है, यस सर। विभाजन करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एनर्जी उसको कहां से मिलती है कोशिका को? एक प्रक्रिया से, श्वसन से, है? होता है ना तुम्हारे अंदर, पढ़ चुके हो ना? श्वसन में ऊर्जा बनती है ना? हाँ सर। कौन सा होता है तुम्हारे अंदर? सर वायवीय, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कई बार अवायवीय भी होता है, मांसपेशियों आरबीसी में, है ना? मेजरली वायवीय होता है। हाँ सर। अब जरा सोच, यहां पर ऑक्सीजन थी क्या वातावरण में? नहीं सर, ऑक्सीजन तो नहीं थी। तो डेफिनेटली यहां पर श्वसन जो होने वाला है कोशिका के अंदर, वो कौन सा होएगा? सर यहां पर कोशिका के अंदर जो श्वसन होएगा वो अवायवीय होएगा ना? अवायवीय श्वसन होएगा। अवायवीय श्वसन होएगा बिना ऑक्सीजन के। हम किसको तोड़ेंगे? सर भोजन को। भोजन कहां है भाई? तुम ग्लूकोज को तोड़ते हो ना? सोच, ग्लूकोज को तोड़ते हो ना? तुम्हारे अंदर जब श्वसन होता है तो कोशिका के अंदर किसको तोड़ते हो? ग्लूकोज को, है ना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी बनती है। हाँ सर। भाई एटीपी का क्या करती है कोशिका? कार्यों में यूज में लेती है ना? तो भाई ये भी तो एक कोशिका है। इस कोशिका को अपने कार्य भी संपन्न करने बन चुकी है भाई कोशिका। अब इसको अपने कार्य संपन्न करना है, इसको विभाजन करना है। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इस कोशिका को क्या चाहिए? सर एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन सी प्रक्रिया से बनती है? सर श्वसन से बनती है। श्वसन यहां पर ऑक्सीजन के बिना होएगा, यानी अवायवीय श्वसन होएगा। लेकिन श्वसन में तोड़ा जाता है किसको? भोजन को, जैसे ग्लूकोज को। अरे भाई ग्लूकोज कहां है प्रभु? बाहर नहीं है। सोचिए, हेल्डेन ने इस समुद्र को क्या बोला था? प्रीबायोटिक सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, है? जीवीय तरल बोला था ना, पूर्व जीवीय तरल। क्या मिल रहा था इन समुद्रों में? अजी क्या मिल रहा था? क्या कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल रहे थे? कार्बनिक पदार्थ मिल रहे थे। हाँ सर, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है यहां पर, बिल्कुल है। ग्लूकोज है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। ग्लूकोज है, बिल्कुल है। प्रोटीन है, हाँ जी है। लिपिड है, हाँ जी। तो जरा सोचिए, ये जो कार्बनिक पदार्थ यहां पर मिल रहा है,
ये जो कार्बनिक पदार्थ यहां पर मिल रहा था, क्या ये कोशिका इस कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करेगी? आ गया कार्बनिक पदार्थ, जी आ गया। सुनता जा, चीजों को समझता जा। कौन आ गया सर? कार्बनिक पदार्थ आ गया। मैंने कहा यस, कार्बनिक पदार्थ आ गया। अब इस कार्बनिक पदार्थ को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ दिया जाएगा और एटीपी बन जाएगी। कौन सा श्वसन हो गया? अवायवीय। क्या मिल गई? एनर्जी। एनर्जी मिलने से अब ये क्या करेगी सर? विभाजन करेगी। मैंने कहा जी हाँ, मैंने कहा बिल्कुल विभाजन करेगी। ये लो जी, विभाजन हो गया। तो पूरा चीज वापस से सुनाऊं, समझ में आ गई? फिर से सुनेगा, फिर से देख। भाई तुमने प्रोकैरियोटिक कोशिका बना दी। हाँ सर, कितने साल? 2 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी आज से 200 करोड़ साल पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका बन गई थी। ठीक है, अब आपके हिसाब से इस कोशिका को आगे विभाजन करके संतति लानी चाहिए? बिल्कुल लानी चाहिए। अगर ये विभाजन नहीं करेंगी तो विकास तो बंद हो जाएगा। भाई विकास यही तो होता है, एक के बाद एक चेंजेस लाना, नई नई संरचनाएं बनाना, है यही तो होता है ना, संतति को आगे बढ़ाना है। तो भाई ये प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या करना है सर? विभाजन करना है। और विभाजन के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया से बनती है? श्वसन से, है ना। अब श्वसन में आप भोजन को तोड़ते हैं, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो अनुपस्थिति में होगा, यानी अवायवीय श्वसन होगा। लेकिन श्वसन में भोजन को तोड़ना, भोजन कहां है भाई? बाहर है, समुद्रों में, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ ये लेती जा रही है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो बाहर के कार्बनिक पदार्थ हैं वो लेती जा रही है। ले लिया, दिमाग लगा, ले लिया, हाँ सर, गया अंदर, हाँ सर, कार्बनिक पदार्थ गया, तोड़ दिया, क्या श्वसन कर दिया? अवायवीय, बिना ऑक्सीजन के एंजाइमों ने कर दिया है। क्या बन गई? एटीपी। क्या बन गई? ऊर्जा। कोशिका क्या करेगी? विभाजन करेगी। 2 बन गई। अब ये 2 भी वृद्धि करेंगी, और वृद्धि करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहां से मिलती है सर? श्वसन से। तो इनको भी श्वसन करना पड़ेगा, श्वसन करने के लिए इनको भी भोजन चाहिए। चलो जी, भोजन बाहर है। अब जरा सोचिए, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आप यहां पर देख रहे हो, दिमाग लगाओ, ये कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है? क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका स्वपोषी है या परपोषी है? दिमाग लगाओ, सोचो। क्या यहां पर ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आपको दिख रही है, जो प्राचीन समुद्रों में बन गई है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका स्वपोषी है कि परपोषी है? दिमाग लगाइए। क्या ये अपना भोजन स्वयं बना रही है या बाहर से ले रही है? भाई तुम स्वपोषी हो कि परपोषी हो? सर परपोषी हो, अपना भोजन कहीं और से ले रहे हो ना, किसी और से ले रहे हो ना। हाँ, जो खुद बनाएगा स्वपोषी। क्या इन्होंने ग्लूकोज बनाया है? क्या कार्बनिक पदार्थ बनाया क्या इन कोशिकाओं ने? नहीं, ये तो बाहर से लेती जा रही है, तो जरा सोचिए, यहां पर जो प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं, प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो बनी हैं, वो कैसी हैं सर? वो परपोषी है। क्या है? परपोषी है। वो समुद्रों से पोषण को, समुद्रों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को उपभोग कर रही थी। फील कर, क्या बोला कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो तुमने बना दी है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बेटा सबसे पहली बात अवायवीय श्वसन कर रही थी। याद रखना कैसा श्वसन कर रही थी? अवायवीय श्वसन कर रही थी। क्यों सर? क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई है ना। ठीक है सर, तो अवायवीय श्वसन कर रही थी। पर भोजन कहां से ले रही थी सर? बाहर जो समुद्रों में कार्बनिक पदार्थ है उनका उपभोग कर रही थी। यानी कैसी थी ये? परपोषी थी और अवायवीय श्वसन कर रही थी। ठीक है सर, अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। ये जो कोशिकाएं हैं, ऐसी कोशिका बढ़ती जाएंगी,
हाँ सर। बढ़ती जा रही हैं? हाँ सर। बढ़ती जाएंगी? हाँ सर। दिमाग लगाइए। ऐसी कोशिका बढ़ती जा रही है? हाँ सर। बढ़ती जा रही है, 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 बढ़ती जा रही है। ठीक है सर। समुद्रों में ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका बढ़ती जा रही है। ये लो, मैंने बहुत सारी बढ़ा दी है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इनके बढ़ने से, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बढ़ने से समुद्रों में क्या कम होता जा रहा है? सोचो, इनके बढ़ने से ये तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सोचिए समुद्रों में, प्राचीन समुद्रों में क्या खत्म होता जा रहा है? सर, प्राचीन समुद्रों में क्या खत्म होता जा रहा है? सोच, दिमाग लगा। सर, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो है वो कम होता जा रहा है। नहीं, कार्बनिक पदार्थ जो है, भाई ये कोशिका क्या लेती जा रही है? सर, कार्बनिक पदार्थ लेती जा रही है, भोजन लेती जा रही है, भोजन लेती जा रही है, श्वसन करती जा रही है, अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इमेजिन कर, अगर, सोच, दिमाग लगा, सोच, अपने हिसाब से सोचो, दिमाग लगाओ, अगर ये कार्बनिक पदार्थ एक समय के बाद बिल्कुल खत्म हो जाए, ये कार्बनिक पदार्थ सोचो एक समय के बाद अगर खत्म हो जाए, यानी भोजन खत्म हो जाए, तो इन कोशिकाओं को क्या नहीं मिलेगा? भोजन नहीं मिलेगा। और जब भोजन नहीं मिलेगा तो इन कोशिका का जीवन काल होएगा ना, ये खत्म नहीं हो जाएंगी। सोच। हाँ सर। अरे बांगड़ू, अगर भोजन नहीं मिलेगा ये कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी। अगर ये कोशिकाएं अगर खत्म हो गई मेरे भाई, तो विकास बंद नहीं हो जाएगा। सोचो, हो जाएगा ना, विकास खत्म हो जाएगा। आखिर कब तक, आखिर कब तक, कब तक ये कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करती रहेंगी? क्या हमेशा करती रहेंगी? अगर सोचिए, अगर इसी तरीके से ये प्राचीन समुद्रों से कार्बनिक पदार्थ लेती गई, लेती गई, लेती गई, तो एक समय ऐसा आ जाता कि कार्बनिक पदार्थ यानी भोजन जो है खत्म हो जाता। भोजन खत्म हो जाता तो इन कोशिकाओं को जब भोजन ना मिलता तो ये मर जाती, और अगर ये मर जाती तो विकास बंद हो जाता। तो क्या करना पड़ेगा? सोचो, क्या हमें कुछ ऐसा चेंज लाना पड़ेगा इनके अंदर, कुछ ऐसा चेंज लाना पड़ेगा कि ये परपोषी से कैसी हो जाए? स्वपोषी। सोचो, लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा कि भैया कब तक भोजन लेती जाए, लेती जाए, लेती जाए। अगर भोजन इसी तरीके से लेती गई और कोई चेंज नहीं आ रहा इनमें, तो एक समय के बाद भोजन खत्म हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाएगा। प्राचीन समुद्रों में कार्बनिक पदार्थ जब नहीं रहेगा तो ये, इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये खत्म नहीं हो जाएंगे। हाँ, और अगर ये कोशिकाएं खत्म हो गई तो विकास बंद हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो विकास होएगा ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सर, हमें क्या करना पड़ेगा? सर, हमें इनके अंदर, किसमें? प्राचीन समुद्रों में जो परपोषी अवायवीय श्वसन करने वाले जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो क्या कर रही थी? परपोषी थी, अवायवीय श्वसन कर रही थी, प्राचीन समुद्रों में मिल रही थी, कार्बनिक पदार्थ को यूटिलाइज करती जा रही थी, कम करती जा रही थी। अगर इसी दर से खत्म करती जाती तो, या इसी दर से कम करती जाती तो एक समय ऐसा था कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाता, भोजन ना मिलता इनको, और भोजन ना मिलता तो भाई श्वसन ना हो पाता, एनर्जी ना मिलती, ये कोशिकाएं क्या हो जाती? प्रोकैरियोटिक कोशिका खत्म हो जाती। तो क्या लाना पड़ेगा दोस्त? सर, हमें इनके अंदर चेंज लाना पड़ेगा। सर, हमें इनके अंदर चेंज लाना पड़ेगा। क्या चेंज लाना पड़ेगा? सर, हमें इनको स्वपोषी बनाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? परिवर्तन।
लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? परिवर्तन लाना पड़ेगा। कैसा परिवर्तन लाना पड़ेगा? अब हमें परपोषी की जगह स्वपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करना पड़ेगा। स्वपोषी प्रोकैरियोटिक का निर्माण करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हुआ होगा। बात वही है, एक दिन का काम तो है नहीं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन कोशिकाओं में धीरे धीरे क्या आ रहे होंगे? चेंजेस आए होंगे। और उन चेंजेस के बाद में फाइनली जो हमारी कोशिकाएं बनी होंगी वो कैसी बनी होंगी? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी वो कैसी बनी? स्वपोषी। स्वपोषी। समझ इसको। देख, हमारा तीसरा चरण था प्रोकैरियोट की उत्पत्ति, थी ना? हमने प्रोटोसेल से प्रोकैरियोटिक कोशिका तो बना दी, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका तुमने बनाई है, प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका जो तुमने बनाई थी, ये अवायवीय श्वसन कर रही थी, परपोषी थी। ठीक, ए बोल दूं? इस चरण में, तीसरे चरण में कनेक्ट कर, दिमाग से दिमाग जोड़। प्रोकैरियोटिक कोशिका तुमने जो उत्पन्न करी है तीसरे चरण में, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका तुम बना रहे हो, ये सबसे पहले कैसे बनी थी? सर, ये परपोषी और अवायवीय श्वसन करने वाली बनी थी। डन? ओके। उस हिसाब से भोजन खत्म हो जाता और ये भी खत्म हो जाती, तो फिर चेंज लाना पड़ा। अब इसके बाद हमें कौन सी बनानी पड़ी? उसके बाद हमें स्वपोषी, कौन सी? स्वपोषी प्रोकैरियोट का निर्माण करना पड़ा। किसकी उत्पत्ति हुई होगी? स्वपोषी प्रोकैरियोट की। ठीक है। अब बात आ रही है, सर कौन से स्वपोषी? ध्यान से सुनना। जो सबसे पहली जो स्वपोषी प्रोकैरियोट उत्पन्न हुई थी, ये कौन सी थी? ये थी रसायन स्वपोषी। कैसे थे ये? रसायन स्वपोषी। मतलब आपको नाइट्रोजन चक्र याद आ रहा है? नाइट्रोजन चक्र याद कर, नाइट्रोजन चक्र याद कर। अमोनिया से नाइट्राइट बनाया, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया, उसमें कुछ जीवाणु थे। हाँ सर। एक रसायन को दूसरे रसायन में जब बदलते हैं तो क्या निकलती है? ऊष्मा। उसी ऊष्मा को यूज में लेकर अगर कोई भोजन बनाए, सोच, दिमाग लगा। ये रसायन मैं पढ़ा चुका हूं, ये रसायन है, ये मान ले क्या है? अमोनिया है ना? इस अमोनिया को नाइट्राइट में बदल दिया। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। जब मैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु हूं, जब मैं इसको इसमें बदल रहा हूं तो बदलने से क्या निकली है? हीट। ओके। उस हीट का, उस ऊष्मा का कुछ भाग मैंने यूज में ले लिया। ठीक है। क्या करने के लिए? अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है। मैंने अपना भोजन बनाया, खुद बनाया, और वो भोजन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो मुझे कहां से मिली? एक रसायन को दूसरे रसायन में बदल कर मिली। तो मैं क्या कहलाऊंगा? स्वपोषी कहलाऊंगा। यस। कैसा स्वपोषी? प्रकाश संश्लेषण कर रहा हूं कि रसायन को बदल रहा हूं? रसायन को बदल रहा हूं, तो ऐसे स्वपोषी को क्या बोलूंगा? रसायन स्वपोषी बोलूंगा। तो याद रखना, भूल मत जाना, जो प्रथम प्रोकैरियोट जो स्वपोषी बने थे वो कौन थे? रसायन पोषी थे। जैसे नाइट्रीकरण जीवाणु। कौन से जीवाणु? नाइट्रीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे राइजोबियम है, क्या करता है? वातावरणीय नाइट्रोजन को किसमें बदलता है? अमोनिया में। जब वो बदलता है तो क्या निकलती है? ऊष्मा। उस ऊष्मा का कुछ भाग ऊर्जा के रूप में वो जीवाणु यूज में लेता है और अपना भोजन बनाता है। तो जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या ये अपना भोजन खुद बना रहे हैं? हाँ सर, खुद बना रहे हैं। क्या ये स्वपोषी है? हाँ। लेकिन क्या ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना रहे थे? नहीं जनाब, ये रसायन परिवर्तन करके अपना भोजन बना रहे हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? रसायन स्वपोषी। अंग्रेजी में बोलते हैं कीमो, ऑटो
ऑटोट्रॉफ। इस वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वयपोषी, और कीमो वर्ड कहां से है? केमिकल। यानी केमिकल को यूटिलाइज करके, केमिकल को यूज में लेकर अपना भोजन अगर कोई बना रहा है तो वो क्या कहलाता है? रसायन स्वयपोषी। अब जरा सोचिए, इन्होंने अपना भोजन तो बना लिया, यस सर, भोजन बना लिया, जी जनाब, भोजन तो बना लिया। अब उस भोजन को तोड़ेंगे और तोड़ने के लिए श्वसन करना पड़ेगा। हाँ सर, ऑक्सीजन है अभी? नहीं सर, अभी तो ऑक्सीजन नहीं है, अभी तो वातावरण में ऑक्सीजन है ही नहीं, अभी तक तो ऑक्सीजन आई नहीं है। यानी ये भी कैसे है? कौन सा श्वसन करेंगे? अवायवीय श्वसन कर रहे हैं। कैसा श्वसन कर रहे हैं? अवायवीय श्वसन कर रहे हैं। तो कनेक्ट कर मेरे साथ, डीप में है चीजें, थोड़ा सा मतलब फील करना पड़ेगा आपको, चीजों को समझना पड़ेगा। अब इतने परिपक्व हो गए हैं कि मेरी बातों को आप समझ सकते हैं, हैं? इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी ना यार। अब तो बिल्कुल बेसिक तो है ही नहीं, अब इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए, अब तो चीजों को जल्दी से पकड़कर समझ सकते हैं ना, सीधा कि भैया यहाँ पर सबसे पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका बन गई है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी है ये समुद्र में बनी है, और समुद्र में अगर इनको अगर विकास करना है तो इनको अपनी संतति लानी पड़ेगी। संतति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विभाजन करना पड़ेगा। विभाजन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कौन सी प्रक्रिया से बनती है? श्वसन। श्वसन यहाँ पर अवायवीय तो होएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो कौन सा होएगा? अवायवीय होएगा। ठीक है जनाब, लेकिन भोजन भी तो तोड़ा जाएगा। भोजन कहाँ है भैया? बाहर है, बाहर समुद्र में है कार्बनिक पदार्थ। तो ये कार्बनिक पदार्थ लेती जा रही है, अगर इसी दर से ये लेती गई तो समुद्रों में कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाएगा, और समुद्रों में अगर कार्बनिक पदार्थ खत्म हो गया, भोजन खत्म हो गया, तो ये फिर इनको जब भोजन नहीं मिलेगा एक टाइम पर, तो ये खुद भी खत्म हो जाएगी। तो क्या लाना पड़ेगा सर? चेंज लाना पड़ेगा। परपोषी से कैसा बनाना पड़ेगा? स्वयपोषी बनाना पड़ेगा। तो स्वयपोषी हुआ, कहीं ना कहीं चेंजेस आए, कहीं ना कहीं उत्परिवर्तन आए इनके अंदर। ऐसे चेंजेस आए कि कहीं ना कहीं ये परपोषी से कैसी हो गई? स्वयपोषी हो गई है। कैसी हो गई है? स्वयपोषी हो गई है। स्वयपोषी तो हो गई, कैसी स्वयपोषी बनी थी? सबसे पहले रसायन स्वयपोषी बनी थी, जैसे नाइट्रीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जो कीमोऑटोट्रॉफ रसायन स्वयपोषी कहलाते हैं, जो श्वसन अभी भी अवायवीय करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अभी तक नहीं है। डन। तीसरे चरण में ध्यान से देख, प्रोकैरियोट की उत्पत्ति, ये तीसरा चरण है जैविक विकास का, और इस तीसरे चरण में दो भाग हो चुके हैं। प्रोकैरियोट सबसे पहले कौन से बने थे सर? सबसे पहले परपोषी अवायवीय श्वसन वाले बने थे। यहां पर लिख दूं ऐसे, कौन से बने थे? परपोषी अवायवीय श्वसन वाले थे। सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो प्रोकैरियोट जो बने थे वो कैसे थे बेटा? परपोषी थे, समुद्रों में से पोषण ले रहे थे और अवायवीय श्वसन कर रहे थे। डन। देख सीधी भाषा में समझ, जो प्रोकैरियोट सबसे पहले बने थे वो समुद्रों में थे, है ना, और समुद्रों से भोजन ले रहे थे और अवायवीय श्वसन कर रहे थे। डन। अगर इसी तरीके से समुद्रों से लेते जाते तो समुद्रों में भोजन खत्म हो जाता, समुद्रों में अगर भोजन खत्म हो जाता तो ये भी खत्म हो जाते। तो चेंज लाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? परपोषी की जगह स्वयपोषी बनाना पड़ेगा। तो स्वयपोषी आए कौन से? अब इनके बाद जो प्रोकैरियोट आए वो कौन से थे? स्वयपोषी थे, लेकिन श्वसन अभी भी अवायवीय कर रहे थे। कौन से स्वयपोषी थे? रसायन स्वयपोषी थे। ठीक है। अब इसके बाद अगले चरण में ध्यान से सुनना, ये वाले बन गए। अब अगले चरण में और चेंजेस आए इन प्रोकैरियोट्स में, और चेंजेस आए किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें चेंजेस आए। क्या? कि पहले तो कौन से बन गए? रसायन स्वयपोषी बने। और चेंजेस आए, वर्णकों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? वर्णकों का, क्लोरोफिल का, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का है। और कहीं ना कहीं अब प्रोकैरियोट्स जो आए हैं वो स्वयपोषी तो है ही है। स्वयपोषी प्रोकैरियोट जो बने हैं, इनके बाद में जो बने थे रसायन स्वयपोषी के बाद में जो प्रोकैरियोट स्वयपोषी बने थे वो कौन से बने थे? प्रकाश संश्लेषी बने, फोटोसिंथेसिस करने वाले बने, फोटोसिंथेटिक बने, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे।
समझ में आया? अब जरा सोचिए, ये जो प्रकाश संश्लेषी जो बने हैं, इनकी उत्पत्ति हुई स्वपोषी प्रोकैरियोट। कौन से? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी प्रोकैरियोट की उत्पत्ति हुई है। मैं तो देख बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूं इन चीजों को, मैं अपने दिमाग में नहीं, मैं फील कर रहा हूं इस पृथ्वी पर क्या हुआ होगा। पता नहीं, मैं तो फील कर रहा हूं, तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है? सोच, वापस से सोच, समुद्रों में प्रोकैरियोट हैं जो खाना लेते जा रहे हैं, अगर लेते गए तो खाना खत्म हो जाएगा, तो चेंज आया इनके अंदर। क्या चेंज आया? इन्होंने अपना खाना खुद बनाया। कैसे? रसायनों को बदलकर, ठीक है। और चेंज आया, क्या करा? इनके अंदर वर्णकों का निर्माण हुआ। अब क्या करने लग गए? प्रकाश संश्लेषण करने लग गए। तो इस दर में क्या हुआ है? विकास हुआ है। इस तरीके से क्या हुआ है? विकास हुआ है कि पहले जो प्रोकैरियोट थे परपोषी थे, अवायवीय श्वसन कर रहे थे। फिर उसके बाद जो प्रोकैरियोट हैं वो स्वपोषी आए, लेकिन कौन से? रसायन स्वपोषी आए। कौन से आए? रसायन स्वपोषी प्रोकैरियोट आए। फिर उसके बाद कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी प्रोकैरियोट की उत्पत्ति हुई। जैसे सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण किन्होंने किया था? सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण किन्होंने किया था? याद करो, पढ़ लिया तुमने, याद करो। नीलहरित शैवाल ने? नहीं। तुमको अभिक्रिया याद आ रही है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रकाश, वर्णक, ग्लूकोज बना, जल बनेगा क्या? नहीं। जल बनेगा क्या है? सोच, दिमाग लगा। कार्बन डाइऑक्साइड और 12 सल्फर। सोचिए, ये प्रकाश संश्लेषण है या नहीं है? पढ़ चुके हो दोस्त तुम? अरे बंगड़ू, पढ़ चुके हो। क्या ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं है? यस, प्रकाश की उपस्थिति में, वर्णकों की उपस्थिति में ग्लूकोज संश्लेषित हो रहा है, लेकिन ये एक नॉन ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण है। यानी एक ऐसा प्रकाश संश्लेषण जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकली थी, यानी अभी भी वातावरण में ऑक्सीजन नहीं आई है, लेकिन स्वपोषी प्रोकैरियोट आ गए हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। जैसे सल्फर जीवाणु, पढ़ा हुआ है तुमने। ऐसे जीवाणु उत्पन्न हो गए, सल्फर जीवाणु, जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण कर दिया, लेकिन अभी भी वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है। डन? क्लियर है? अब साहब इनके बाद में फाइनली अब इनके बाद में और चेंजेस आएंगे, और फाइनली कौन उत्पन्न होंगे? ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु क्या होंगे? सर्वोत्पन्न होंगे। क्या बोला हमने? ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। कौन से सर? कौन से? नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। कौन उत्पन्न होगा? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं बेटा। ये प्रकाश संश्लेषण इन्होंने किया। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, अब की बार 12 जल के अणु, प्रकाश, वर्णक की उपस्थिति में, सॉरी मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, माफ करिएगा, जल ही बनेगा, जल बनेगा। 6 जल के अणु थे, 12 सल्फर थी। हाँ जी, प्रकाश, वर्णक, ग्लूकोज, 6 जल के अणु प्लस 6 ऑक्सीजन। यानी अब हुआ था आपका कौन सा प्रकाश संश्लेषण?
सर ये वाला प्रकाश संश्लेषण जिसमें ऑक्सीजन फाइनली उत्पन्न हो गई है। यानी इस चरण में जो आपके स्वपोषी प्रोकैरियोट बने थे वो भी सबसे पहले कौन से थे? नॉन ऑक्सीजेनिक थे। मतलब सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जिन्होंने किया था उन्होंने ऑक्सीजन नहीं निकाली थी, जैसे सल्फर जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण तो कर दिया, स्वपोषी तो है। देखो पहले स्वपोषी कौन से थे? रसायन स्वपोषी थे। फिर उसके बाद स्वपोषी कौन से है? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन प्रकाश संश्लेषण पहले जो कर रहे थे, जो सबसे पहले जिन्होंने किया, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं निकाली। उसके बाद में जो प्रकाश संश्लेषण हुआ उसके बाद में ऑक्सीजन निकालने वाले भी पैदा हुए, जैसे साइनोबैक्टीरिया। अब इन साइनोबैक्टीरिया को याद रखना, ये साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल प्रथम जीवाणु थे जिन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न करी थी, भूल ना जाना। ये वो थे साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया, जो रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए? ऑक्सीजन क्रांति के लिए। तो आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन क्रांति क्या थी? भाई आप मुझे बताओ हरित क्रांति क्या थी? सर हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें कहीं ना कहीं जो भोजन की गुणवत्ता है वो बढ़ाई गई। यानी क्रांति का मतलब किसी चीज की मात्रा का बढ़ना है, बढ़ जाना, अचानक से बढ़ जाना। श्वेत क्रांति क्या होती है? दुग्ध उत्पादकता को बढ़ा देना। नील क्रांति क्या है? मछलियों के पालन को बढ़ा देना। तो जरा सोचो ऑक्सीजन क्रांति क्या होगी? एकदम से ऑक्सीजन का बढ़ जाना, एकदम से ऑक्सीजन का आ जाना। कौन सी प्रक्रिया में? ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण में। और ये करने वाले कौन थे भैया? आपके साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन क्रांति। इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन कौन लेकर आए हैं? साइनोबैक्टीरिया लाए हैं। अब आप पूछेंगे सर इससे क्या होएगा ऑक्सीजन क्रांति से? तो मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, ऑक्सीजन लाना जरूरी क्यों था? सोचो, ये ऑक्सीजन क्रांति लाना क्यों जरूरी था? क्यों ऑक्सीजन आई? इसका फायदा क्या होगा? ऑक्सीजन क्रांति से क्या होगा? पहला बिंदु तुमसे मैं पूछता हूं एक सिंपल सवाल। देखिए अभी तक श्वसन कैसा हो रहा था? जो भी यहां पर अभी तक कोशिकाएं पैदा हो गई हैं वो कैसा श्वसन कर रही थी? वायवीय कि अवायवीय? सोचो सर अवायवीय कर रही थी। मैंने तुमसे कहा कि अवायवीय श्वसन जब होता है तो उस अवायवीय श्वसन में एटीपी कितनी बनती? एक ग्लूकोज के टूटने से 2 एटीपी बनती है अवायवीय श्वसन में, है ना? वहीं अगर मैं तुमसे पूछूं वायवीय श्वसन में क्या होता है? सर वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 38 एटीपी बनती है। मैंने कहा ठीक है। अब आप मुझे बताएं अगर मेरे को विकास करना है, जटिलता लानी पड़ेगी। हाँ सर, जटिलता लाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी आपको कौन से श्वसन में मिल रही है दोस्त? वायवीय में कि अवायवीय में? सर वायवीय श्वसन में। और वायवीय श्वसन कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है, तो ऑक्सीजन उत्पन्न करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वायवीय श्वसन प्रारंभ करना है। वायवीय श्वसन प्रारंभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा और ये लेकर आए। क्यों करना पड़ेगा वायवीय श्वसन? क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि जटिलताएं लानी है भाई, यूकैरियोटिक कोशिका उत्पन्न करनी है तो एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए। यस सर, ठीक है। दूसरा बिंदु फटाफट जल्दी से भैया जरा सोचिए, पराबैंगनी किरणें आ रही है। यस सर, पराबैंगनी किरणें। अब पराबैंगनी किरणें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ सर, कोशिकाओं को नुकसान। तो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकना पड़ेगा। हाँ, रोकना पड़ेगा। पराबैंगनी किरणों को आने से कौन रोकता है सर? ओजोन की स्तर। ओजोन की स्तर को बनाने के लिए ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का अणु नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो ऑक्सीजन लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? यस, ओजोन का निर्माण भी तो करना है, नहीं तो पराबैंगनी किरणें आती जाएंगी और नुकसान पहुंचाती जाएंगी कोशिकाओं को, है तो ऑक्सीजन क्रांति नहीं लानी पड़ेगी। यस सर, है। अब जरा सोच, एक आखिरी चीज,
रासायनिक विकास को बंद नहीं करना, रासायनिक विकास को समाप्त नहीं करना। क्यों सर रासायनिक विकास को क्यों समाप्त करना? अरे भाई अगर रासायनिक विकास समाप्त नहीं होएगा तो कैसे 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 एक यूकैरियोटिक कोशिका बनेगी? रासायनिक विकास को भी तो समाप्त करना पड़ेगा ना भैया। वो कार्बनिक पदार्थ वो सारे बंद करने पड़ेंगे, तभी तो एक यूकैरियोटिक कोशिका बनेगी। तो रासायनिक विकास को बंद कब करेंगे? जब ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ऑक्सीजन लानी पड़ेगी रासायनिक विकास को बंद करने के लिए। डन, ये है ऑक्सीजन क्रांति। क्लियर है? फाइनली बेटा ये चीज याद रखना, भूल ना जाइएगा, कतई मत भूल जाइएगा। ऑक्सीजन क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ये थे। अब ये था हमारा तीसरा चरण, कौन सा? जैविक विकास का, प्रोकैरियोट की उत्पत्ति, जो 3-4 भागों से बना हुआ है। सबसे पहला प्रोकैरियोट कौन से बने? परपोषी, अवायवीय श्वसन करने वाले। ठीक है, भोजन लेते जा रहे थे किससे? समुद्रों में से। अगर इसी दर से लेते जाते तो समुद्र में भोजन खत्म हो जाता, ये खुद खत्म हो जाते, तो क्या लाना पड़ेगा? चेंज लाना पड़ेगा। कैसे लाने पड़ेंगे? परपोषी की जगह क्या लाना पड़ेगा? स्वयंपोषी। तो स्वयंपोषी आए? जी हाँ आए। तो प्रथम स्वयंपोषी जो आए थे वो कैसे थे? रसायन स्वयंपोषी थे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से आए? उसके बाद प्रकाश संश्लेषी। लेकिन जो पहले प्रकाश संश्लेषी आए वो नॉन ऑक्सीजनिक थे। फिर उसके बाद जो आए थे डी। ठीक है, रसायन क्रम देखना, स्वयंपोषी सबसे पहले, रसायन स्वयंपोषी, फिर स्वयंपोषी कौन से? प्रकाश संश्लेषी। कौन से प्रकाश संश्लेषी? नॉन ऑक्सीजनिक। फिर कौन से? ऑक्सीजनिक। नंबरिंग देख, नंबरिंग। स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषी जो है, पहले आए परपोषी, फिर आए स्वयंपोषी, लेकिन कौन से? रसायन स्वयंपोषी। फिर कौन से आए? प्रकाश। कौन से प्रकाश संश्लेषी? नॉन ऑक्सीजनिक फर्स्ट। फिर कौन से प्रकाश संश्लेषी? ऑक्सीजनिक। डन, ऑक्सीजन क्रांति हो गई है, ऑक्सीजन वातावरण में आ गई है। अब जीव जो उत्पन्न होंगे वो कौन सा श्वसन करेंगे? वायवीय श्वसन करेंगे, और जटिलताएं बढ़ेंगी। अब आखिरी चरण जो होएगा, फोर्थ स्टेप जो होएगा जैविक विकास का, वो होएगा यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। सीधी सी बात है बेटा, जो यूकैरियोटिक कोशिका उत्पन्न होएगी, इन्हीं में ही चेंज आएगा, इन्हीं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चेंज आएगा। तो किसका निर्माण होएगा? ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इन प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, जीवाणु विवाणु जो है, इन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आएगा? सर चेंज आएगा। और इन्हीं चेंजेस, इन्हीं परिवर्तन, इन्हीं उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होएगा? यूकैरियोटिक कोशिका का। किसका निर्माण होएगा? यूकैरियोटिक कोशिका का क्या होएगा? निर्माण होएगा। और जो प्रथम यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनेंगी, वो जीव होंगे कैसे? एकल कोशिकीय। अब दिमाग लगाएं, कनेक्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ इस चीज को, कि पहले जो कोशिकाएं आई हैं प्रोकैरियोटिक, वो कौन से जगत से संबंध रख रही होंगी? मोनेरा से कि प्रोटिस्टा से? अरे भैया ये जो प्रोकैरियोट्स जो आए हैं, ये प्रोकैरियोट्स जो आए हैं आपके, ये मोनेरा जगत में होंगे। ये जीवाणु ही तो है। मोनेरा जगत की बात होगी ना? हाँ सर। अरे भैया नील अरिशेवाल, सल्फर जीवाणु, ये किसमें है? मोनेरा जगत में। अब मोनेरा जगत के बाद में कौन आएगा? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में कौन आते हैं? यूकैरियोट्स। कैसे? एकल कोशिकीय। डन डना डन डन। बस एक चीज याद रखनी है कि प्रथम, याद रखना, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब बनी थी? तो ये मैं स्टार बनाकर लिख देता हूं। प्रथम, ऐसा माना जाता है, प्रथम यूकैरियोटिक कोशिका जो है, उसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी 150 करोड़ साल पहले। तो आप तुलना कर सकते हैं
सोच सकते हैं प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका कब बनी थी? देख इधर, देख 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 देख, यहां पर लिखा हुआ है प्रथम कोशिकीय रूप यानी प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी थी 2 बिलियन वर्ष पूर्व, और प्रथम यूकैरियोटिक कोशिका बनी है 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व। तो 2 से 1.5 कितना डिफरेंस हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 बिलियन वर्ष पूर्व क्या बनी? प्रथम प्रोकैरियोटिक। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका कब बनी थी? 2 बिलियन वर्ष पूर्व है, और 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व क्या बनी? प्रथम यूकैरियोटिक। कोई चीज नहीं छोड़ेंगे हम, बशर्ते आप बस चीजों को समझे। प्रथम यूकैरियोटिक कोशिका कब बनी थी भैया? 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व बनी थी। हाँ सर। डिफरेंस कितना है जरा सोचिए। 2 बिलियन वर्ष पूर्व को हम क्या बोलेंगे सर? 200 करोड़। 200 करोड़, हाँ है। और इसको हम क्या बोलेंगे? 1.5 बिलियन को हम क्या बोलेंगे? 150 करोड़। हाँ भाई लगाओ। अरे भैया 1.5 बिलियन को 1.5 इंटू 10 की घात 9 है। पॉइंट हटाया, नीचे 0 आया, हटाया, कितना हो गया? 8। तो 15 इंटू 10 की घात 8। क्या मैं इसको 150 इंटू 10 की घात 7 क्या होता है? करोड़। तो 150 करोड़, सीधा सीधा यार है। तो 200 करोड़ से 150 करोड़ यानी 50 करोड़ साल लगे हैं कि नहीं लगे? भाई 200 करोड़ साल पहले ये आए और 150 करोड़ साल पहले ये आए, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है तुमको? 200 करोड़ साल पहले ये, 150 करोड़ साल पहले, यानी यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? 50 करोड़ साल लगे कि नहीं लगे? हाँ सर। अब 50 करोड़ को हम बिलियन में तो लिख नहीं सकते, मिलियन में लिख सकते। अब जरा सोचो 50 करोड़ को अगर मुझे मिलियन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? सोचो मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन कितना होता है? 10 की घात 6। मिलियन कितना होता है? 10 की घात 6 होता है। ठीक है, तो 50 करोड़ को अगर मुझे मिलियन में लिखना है तो कितना लिखूंगा? सोचो 500 मिलियन को मैं क्या बोलूंगा? दिमाग लगाओ। ये प्रश्न नीट का है, ये प्रश्न नीट का है और आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा। 500 मिलियन को मैं क्या बोलूंगा? दिमाग लगाओ। 500 मिलियन को क्या मैं 500 मिलियन को 50 मिलियन कितना होता है? 10 की घात 6 होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की घात 6। 500 इंटू 10 की घात 6 लिख सकता हूं। भाई मिलियन कितना होता है? 10 की घात 6 होता है। तो 500 इंटू 10 की घात 6। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 50 इंटू 10 की घात 7? 10 की घात 7 क्या होता है? करोड़ होता है। तो हो गया ना 50 करोड़। तो 50 करोड़ को अगर मिलियन में लिखना है तो क्या बोलूंगा? 500 मिलियन। 500 मिलियन वर्ष लगे थे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका लाने में। तुम्हें साथ साथ पता नहीं अब इसमें गणित आती है कि फिजिक्स आती है, थोड़ी बहुत चीज जो मुझे आती है वो मैंने बताने की कोशिश करी है। पकड़ लिया? पकड़ना तो पड़ेगा बेटा, समझना तो पड़ेगा। 500 मिलियन को अगर तू करोड़ में लिखेगा तो कैसे लिखेगा? 500 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 की घात 6। तो 500 इंटू 10 की घात 6। 500 को 50 कर दिया तो एक जीरो इधर आ जाएगी, 10 की घात 7। 50 इंटू 10 की घात 7, 10 की घात 7 क्या होता है? करोड़ होता है। तो 50 करोड़। तो 50 करोड़ को अगर मिलियन में लिखना है तो 500 मिलियन। खत्म खल्लास। यहां से यहां आने में 500 मिलियन वर्ष लगे थे। याद रखना, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका लाने में कितने वर्ष लगे थे? या तो करोड़ में बताना है तो 50 करोड़, मिलियन में बताना है तो 500 मिलियन। डन। ये हमारा समाप्त हो गया क्या? जैविक विकास। अब इसके बाद क्या होएगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं सर। तीसरा जो होएगा, अब इसको हम क्या नंबरिंग दी थी वो देखना पड़ेगा हमें। हाँ, बी दिया था जैविक विकास को, ए दिया था हमने रासायनिक विकास को, तो सी देंगे किसको? कार्बनिक विकास को।
कार्बनिक विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है। अब सर ये जो है, क्या ये भी हम इसी भाग में ही पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं दोस्त, ये इस भाग में नहीं आता, इसका पूरा अलग भाग है, इसका पूरा अलग भाग है। किसका? कार्बनिक विकास का। ठीक है। हम जानते हैं कार्बनिक विकास में करने क्या वाले हैं, जो यूकैरियोट जो बने हैं, जो यूकैरियोट बन गए हैं, कैसे? एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय बन गए हैं। कौन सा? प्रोटिस्टा जगत बन गया एक तरीके से। अब उन्हीं में चेंजेस आएंगे धीरे 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 धीरे। यूकैरियोट एकल कोशिकीय से यूकैरियोट बहुकोशिकीय बनेंगे, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, यानी यूकैरियोट कौन से बनाने पड़ेंगे? बहुकोशिकीय। इसी विकास को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक विकास बोलते हैं। ठीक है। या मैं इसको यूं बोल सकता हूं, जो यूकैरियोट एकल कोशिकीय बने थे, वहां से अब वर्तमान में जो जीव मिल रहे हैं, प्रेजेंटली जो जीव मिल रहे हैं, है ना, वहां अब तक का विकास, मतलब अभी कौन सा विकास चल रहा है? कार्बनिक विकास चल रहा है। हाँ, इस पृथ्वी पर पहले हुआ रासायनिक विकास, फिर स्टार्ट हुआ जैविक विकास, और अभी चल रहा है कौन सा? कार्बनिक विकास। 10। ये हमारा पहला भाग खत्म हुआ है विकास चैप्टर का। कौन सा? जीवन की उत्पत्ति। अब लास्ट में एक चीज आती है, ये दोनों वैज्ञानिक। कौन दोनों वैज्ञानिक? ये। अब ये दोनों वैज्ञानिक कौन है, इनका नाम मैं पहले आपको बता देता हूं बेटा जी। ये है हैरोल्ड यूरे, इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है हैरोल्ड यूरे, HAROLD हैरोल्ड यूरे। और इनके स्टूडेंट हैं ये स्टैनले मिलर, स्टैनले मिलर। ठीक है। स्टैनले मिलर अपने अध्यापक की गाइडेंस में, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे तुम कोई काम कर रहे हो और मेरे को यूज में ले रहे हो, मतलब मेरे दिशा निर्देश को यूज में ले रहे हो, तो मैं क्या कहलाऊंगा? गाइड कहलाऊंगा, है ना। तो स्टैनले मिलर जो थे, इनके स्टूडेंट थे। किसके? हैरोल्ड यूरे के। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनकी गाइडेंस में, है ना, है ना। कब? 1953 में। और इन्होंने रासायनिक विकास के प्रमाण दिए, रासायनिक विकास के प्रमाण दिए अपनी प्रयोगशाला में। क्या किया था इन्होंने? आइए एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका एक एनिमेशन से भी चीज देख लेंगे। ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया था। इन्होंने एक फ्लास्क लिया बेटा, इन्होंने क्या लिया? एक फ्लास्क लिया। उस फ्लास्क के अंदर पानी लिया, फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क के अंदर पानी है। ठीक है। और इसमें यहां पर पानी के ऊपर इन्होंने क्या ली थी? 3 चीजें, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। कितनी कितनी? 2:1:2। मतलब कि जितनी अमोनिया ली उससे दुगनी मीथेन और दुगनी हाइड्रोजन ली। यूज हो गया ना, सिंपल। यानी जितनी अमोनिया ली उससे दुगनी मीथेन ली और दुगनी हाइड्रोजन ली। ले ली कहां पर? यहां पर इस क्लास के अंदर। अब ये रेशो जरूर याद रखना प्रभु, इस रेशो से प्रश्न बनता है। कैसे सर? सोच आगे पीछे कर दे। मान ले प्रश्न में पूछ लिया कितनी अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन ली, तो सिंपल अपने दिमाग में ये रेशो रटना मत, अपने दिमाग में एक चीज याद रखना, 3 चीजें ली थी, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन। जितना अमोनिया लिया उसका दुगना मीथेन और दुगना हाइड्रोजन लिया, ऐसे याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है। अगर रट सकता है तो रट ले, नहीं रट सकता तो दिमाग में याद रखना, जितना
अमोनिया लिया, उसका दुगना मीथेन, दुगना हाइड्रोजन लिया था यहां पर। ठीक है, ओके। अब जरा सोच, ये क्या था? याद कर, रासायनिक विकास में ये क्या था? प्रथम क्या था? प्रथम कार्बनिक यौगिक था। सोच, पढ़ा है ना? ये क्या था? प्रथम अकार्बनिक यौगिक था। सोच, अमोनिया और जल नहीं बने थे? बने थे ना, याद कर, जल और अमोनिया नहीं बने थे? हाँ, अकार्बनिक यौगिक। ये कौन है? अणु है, प्रथम अणु। याद कर, सबसे पहले हाइड्रोजन का ही परमाणु सबसे ज्यादा था, तो सबसे पहले अणु किसका बना था? बोला था मैंने, हाइड्रोजन। तो उन्होंने, किसने? इन्होंने, स्टैनले मिलर और हेरोल्ड यूरे, ये कर रहे थे सारा एक्सपेरिमेंट इनकी गाइडेंस में। इन्होंने 1953 में बताया क्या, कि उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर उन्होंने जल ले लिया, ठीक है सर, और उसके अंदर उन्होंने 3 चीजें ली, जिसमें अणु भी लिया, यौगिक भी लिए। यौगिक कौन से लिए? कार्बनिक भी और अकार्बनिक भी। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर। हमने रासायनिक विकास में समुद्रों के अंदर ये सारी चीजों को आपस में रिएक्ट कराया था। सोच, दिमाग लगा। कार्बनिक, प्रारंभिक कार्बनिक, याद कर, प्रारंभिक कार्बनिक अकार्बनिक अणु, इनको रिएक्ट कराया था। क्या बना था? सरल कार्बनिक पदार्थ बने थे कि नहीं बने थे? सोच, क्या बने थे? सरल कार्बनिक पदार्थ बने थे ना। लेकिन इनको आपस में रिएक्ट कराने के लिए क्या चाहिए था? ऊर्जा। उस टाइम पर ऊर्जा का स्रोत क्या था? पराबैंगनी किरणें, कॉस्मिक किरणें, ज्वालामुखी का फटना और बिजली का चमकना था ना। यहां पर उन्होंने ऊर्जा का स्रोत क्या लिया, और साथ साथ ये जल जो है इसको गर्म भी किया। अब जल भाप बन के उड़ेगा। हाँ सर, ये जल भाप बन के उड़ेगा। हाँ सर, जल भाप बन के उड़ेगा, और ऊर्जा भी तो चाहिए। हाँ सर, ऊर्जा भी चाहिए। तो ऊर्जा कहां से लगाई? ऊर्जा का स्रोत क्या था? ऊर्जा का स्रोत क्या था? इधर देखना, इन्होंने ऊर्जा के स्रोत के लिए इलेक्ट्रोड लगाई थी। टंगस्टन एक तत्व होता है, केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। टंगस्टन की इलेक्ट्रोड लगाई, और उस इलेक्ट्रोड से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा हुआ। 800 डिग्री, ये फिक्स याद रखना। टंगस्टन की इलेक्ट्रोड लगाई, करंट पास हुआ, 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा हुआ। इतना भयंकर टेम्परेचर, 800 डिग्री, ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी, और उसी हीट में एनर्जी होगी। वो एनर्जी मिल गई, ऊर्जा का स्रोत मिल गया। जल भाप के ऊपर, जल जो है भाप की तरह उड़ रहा है, इनके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फाइनली जरा सोच, ऐसी की ऐसी परिस्थिति पृथ्वी पर थी कि नहीं थी? जल भाप बन के उड़ रहा था, क्लाउड नहीं बन रहे थे, जल भाप बन के उड़ रहा था, तापमान ज्यादा था ना। तापमान ज्यादा कैसे था? ज्वालामुखी फट रहे थे, वही ऊष्मा, वहीं से एनर्जी मिल रही थी। एनर्जी के लिए हमने टंगस्टन की इलेक्ट्रोड लगा दी। जल में क्या मिल रहे थे सर? कार्बनिक, अकार्बनिक और अणु मिल रहे थे। हाँ सर, कौन से? प्रारंभिक कार्बनिक, प्रारंभिक अकार्बनिक और अणु मिल रहे थे। हाँ, वो भी डाल दिए। और ओपेरिन हेल्डेन ने बोला क्या बने थे? सरल कार्बनिक पदार्थ बने थे। अब पता लगाना पड़ेगा इनको क्या मिला, इनको क्या मिला। तो बेटा, इनको ये करने के बाद 18 दिन बाद, 18 दिन बाद एक लाल द्रव्य मिला, लाल गाढ़ा द्रव्य मिला। 18 दिन के बाद ये काम चलता रहा, ये चलता रहा। 18 दिन के बाद एक लाल गाढ़ा द्रव्य मिला, और उस लाल गाढ़े द्रव्य का जब उन्होंने निरीक्षण किया, परीक्षण किया, एनालिसिस किया, तो उसमें क्या क्या मिला? उसमें बेटा अमीनो अम्ल मिले। कौन कौन से? ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लिख लेना। ग्लाइसिन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड।
क्या है ये, जरा सोचिए, क्या ये सरल कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं है? सोचिए, दिमाग लगाइए। और क्या मिला सर? उनको कार्बनिक अम्ल भी मिले, कार्बनिक अम्ल मिले। कौन से? एसिटिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक, सक्सिनिक एसिड मिले। ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। और क्या मिला सर? उनको एल्डिहाइड, कीटोन और पेंटोज तथा हेक्सोज शर्करा मिली। अब आप खुद सोचिए, ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखी हैं, लेकिन प्रभु आपने बुद्धि का इस्तेमाल करना और सोचना ये सारी चीजें क्या है। सर ये है सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ। अब खुद जरा सोचिए, आपने इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो एक्सपेरिमेंट इन दोनों ने किया, कि इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लिया और क्या बना? सर हमने यही तो पढ़ा था पीछे, हमने रासायनिक विकास में यही तो पढ़ा था। हमने रासायनिक विकास में ये सरल कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए इनको आपस में रिएक्ट कराया था। दिख रहे हैं ये तीनों चीजें? नहीं है, दिख रही है ना? है ना? इनको आपस में क्रिया कराने के लिए ऊर्जा का स्रोत चाहिए था, और क्या बने थे? सरल कार्बनिक पदार्थ बने थे ना। ले भाई, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा दिया। किसने? हमारे इन दोनों वैज्ञानिकों ने, स्टेनले मिलर, हेरोल्ड यूरे के अंडर गाइडेंस में ये करके बता दिया है। ये चीजें नहीं लिखी हुई हमारी एनसीईआरटी में, ये याद रख लीजिएगा। डन, ये खत्म हुआ है बेटा हमारा चैप्टर। अब इसका आपको अगर देखना है एनिमेशन तो मैं लेकर आया हूं, ये देखिए। ये इस तरीके से टंगस्टन की इलेक्ट्रोड है, स्पार्किंग हो रही है जिससे तापमान बढ़ गया है, और इस तरीके से यहां पर कुछ अणु बन रहे हैं। ये देखिए, यहां से जल जो है भाप बन के उड़ रहा है, यहां पर वो सारे मीथेन अमोनिया ले लिया, और नीचे यहां पर पदार्थ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये देख, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया लिया है, ले लिया, आगे बढ़ो, ले लिया, ले लिया, ले लिया, ये सारे ले लिया, और जल जो है वो भाप बन के उड़ रहा है। ये जल इधर से जाएगा, भाप बन के उड़ेगा यहां पर, और उत्पाद मिल जाएगा। डन। गोल्डन की पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। इन गोल्डन की पॉइंट्स को आपने पढ़ना है आज सारे के सारे। अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, कोसरवेट्स हैं, कोसरवेट्स हैं। 4 ऑप्शन दे रखे बेटा, जल्दी से पढ़िए। कोसरवेट्स, पहला दे रखा है कोलोइडल बूंदे हैं, दूसरा दे रखा है प्रोटोबायोंट है, तीसरा दे रखा है ए और बी दोनों, चौथा दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से करिएगा, सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का पूर्व जैविक वायुमंडल अपचायक प्रकृति का था। यह वर्तमान में ऑक्सीकरण वातावरण में निम्न की उत्पत्ति के कारण परिवर्तित हुआ। यानी किसने अपचायक वातावरण को ऑक्सीकरण वातावरण में बदला था? साइनोबैक्टीरिया ने, एंजियोस्पर्म ने, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया ने, यूकैरियोट ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, करके देखिए। चलो जी, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था कोसरवेट क्या है। भाई कोसरवेट वर्ड किसने दिया था? ओपेरिन ने। अपनी प्रयोगशाला में किसको बनाया था? प्रोटोबायोंट्स को नहीं बनाया था। हाँ सर, आपने प्रोटोबायोंट्स तो लगा दिया, लेकिन जरा सोच, प्रोटोबायोंट्स क्या थे? कोलोइडल ड्रॉप नहीं थी, कोलोइडल बूंदे नहीं थी। हाँ सर, दोनों ही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप में से कईयों ने बी किया होगा, आंसर क्या होगा इसका? सी। दूसरा बोल रहा है कि पहले जो वातावरण था वो अपचायक था। क्यों अपचायक था? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी।
बाद में बोल रहा है कि बाद में आखिर वो कौन था जिसने ऑक्सीकरण कर दिया था, यानी ऑक्सीजन उत्पन्न करी थी। अब आप में से कईयों ने ये किया होगा, प्रकाश संश्लेष। अरे भैया, सल्फर बैक्टीरिया जो था वो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया था, क्या उसने ऑक्सीजन उत्पन्न करी थी क्या? नहीं ना, ये तो होगा नहीं। सीधा सा सबसे पहले ऑक्सीजन किसने उत्पन्न करी थी भाई? साइनोबैक्टीरिया ने करी थी। आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भाग दूसरा पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2। कौन सा? कार्बनिक विकास में क्या करना है। हमने एकल कोशिकीय यूकैरियोट से बहुकोशिकीय यूकैरियोट बनाए होंगे। अब उसके हमारे क्या है, उसके हमारे पास क्या है बेटा जी? उसके हमारे पास है सिद्धांत, यानी कार्बनिक विकास के कार्बनिक विकास के हम देखते हैं सिद्धांत पढ़ेंगे या कार्बनिक विकास के प्रमाण पढ़ते हैं। कार्बनिक विकास के पहले एक काम करते हैं, कार्बनिक विकास के प्रमाण पढ़ते हैं, प्रमाण, फिर कार्बनिक विकास के सिद्धांत देखेंगे। पहले हम प्रमाण पढ़ते हैं, है ना, प्रमाण पढ़ेंगे, फिर सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।